अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर सुन लिया है। मुझे पता चल जाता है जो सुनते हैं, सो आप लोगों का ही फ़ायदा है। जी बेटा, हम अवेलेबिलिटी को पढ़ रहे थे। सो यहाँ पे कुछ सोर्सेज होते हैं कि हम वो टाइम कैलकुलेट करते हैं जितने टाइम में आपका जो सिस्टम है वो अनअवेलेबल रहा। ठीक है, तो हमने प्रीवियस जो थे अवेलेबिलिटी के बारे में देखा था, अवेलेबिलिटी के कैलकुलेशन निकालने के फार्मूलाज देखे थे और मैंने कुछ सोर्सेज बताए थे अनअवेलेबिलिटी के, जिसमें ह्यूमन की एरर्स होते हैं। ठीक है जी, 20% जो है वो आपका सिस्टम फेलियर होता है और 80% आप मतलब ह्यूमंस की एरर्स की वजह से जो है सिस्टम डिफेक्ट्स होते हैं। सो ये भी हो गया था। सॉफ्टवेयर बग्स के बारे में बताया। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सिस्टम जो फेलियर होते हैं वो 2 रीज़न्स की वजह से हो सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर बग्स और ह्यूमन एरर्स। ठीक है, 2 ही चीज़ें थी ना। प्लान मेंटेनेंस, जी, प्लान मेंटेनेंस इज समटाइम्स नीडेड टू परफॉर्म सिस्टम मैनेजमेंट टेक लाइक अपग्रेडिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर चेंजेस, माइग्रेशन डाटा। सो समटाइम्स इसकी वजह से भी हमारी जो है ना लाइक सिंगल पॉइंट फेलियर अगर हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो जाए, तो वो क्या होता है कि सारा आपकी अपग्रेडेशन, आपकी मेंटेनेंस, आपकी ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट जो होती हैं, बैकअप करना, हम इसको ही अगर मेंटेन नहीं कर सकेंगे तो ये भी रीज़न हो सकती है सिस्टम की अनअवेलेबिलिटीज़ की। फिज़िकल डिफेक्ट्स आ जाते हैं समटाइम्स, आपके इक्विपमेंट, कूलिंग फैंस, डिस्क ड्राइव जो हैं, टैब ड्राइव्स जिसके अंदर डाटा सेव करते हैं, टेप्स और टेप्स ड्राइव वल्नरेबिलिटीज़ आ जाती है, वायरसेस आ जाते हैं, डिफेक्ट्स आ जाते हैं। सो बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, ये सारी आपकी जो अनअवेलेबिलिटीज़ का इशू हो रहा है कि आपका सिस्टम इस टाइम पे अनअवेलेबल रहेगा। बाथ टब कर्व दिखाया गया है, ये टाइम है, ये इसके अंदर डिफेक्ट्स आए हैं। वो सिंपल एक एग्जांपल दी गई है कि ये जो बाथ टब है इसके अंदर बहुत कंपोनेंट्स हैं और ये उसके अंदर आती है आपकी जो फिज़िकल डिफेक्ट्स होता है। इन्वायरमेंट इशू हो सकते हैं, लाइक इन्वायरमेंट इशूज़ कैन कॉज डाउन टाइम एज वेल। इसमें आपका डाउन टाइम आ सकता है, पावर कूलिंग, एक्सटर्नल फैक्टर्स, फायर, अर्थक्वेक एंड फ्लोडिंग ईटीसी, ये भी रीजंस बन सकती हैं। यूपीएस सिस्टम की वजह से भी हो सकता है, आपके हाई टेम्परेचर की वजह से भी एयर कंडीशनिंग फेल हो जाए, या फिर टेम्परेचर हाई हो गया, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, डाटा सेंटर डिस्ट्रॉय हो गया, तो इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि इन चीज़ों से डैमेजिंग ना हो सके। कम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, समटाइम ऐसा भी होता है कि आपने जो कंपोनेंट्स अपने ओवरऑल सिस्टम के अंदर डिज़ाइन कर रहे हो वो आपकी अवेलेबिलिटी के साथ मैच ना कर रहे हो, एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स जो भी अचीव करना चाह रहे हो अपनी अवेलेबिलिटी, तो आप कॉस्ट ज़्यादा लगा दिया हालांकि उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तो समटाइम्स उसकी वजह से भी डिफेक्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं। तो हमें इस हर चीज़ की जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसको रखना चाहिए अपनी कॉन्फ़िगरेशन को बेस्ट करने के लिए, इन एरर्स को रिमूव करने के लिए हर वक्त एक बैकअप जो है ना हमारे पास होना चाहिए। ओके, अवेलेबिलिटी पैटर्न्स। A single point of failure SPOF is a component in a infrastructure. So आपका जो SPOF होता है वो आपका कंपोनेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो भी आपने एक आपका सब्जेक्ट भी चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर से रेलिवेंट है। इफ़ इट फेल, अगर यही फेल हो जाएगा तो कॉजेज डाउन टाइम टू एंटायर द सिस्टम। सो आपका सारा सिस्टम जो है वो डाउन टाइम पे चला जाएगा, सारा सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा। SPOFs should be avoided in IT infrastructure as they pose a large risk to availability of the system. So ये जो होता है ना आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, इसको अवॉइड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ना आपका सिस्टम जो है, आपके सिस्टम की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिस्क पे चली जाती है, बहुत सारे चांसेस होते हैं फेलियर्स के। सो रैड टेक्नोलॉजी रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क है, ये कैन बी यूज टू हैंडल द फेलियर ऑफ अ सिंगल डिस्क मोर देन रैड सिस्टम। आगे जो है इसके रेलिवेंट होगा। सो आपका जो ये टेक्नोलॉजी जो है रैड, आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी कॉन्सेप्ट है।
तो ये फेलियर से हमें बचा देता है। सर्वर क्लस्टर, डबल नेटवर्क कनेक्शन एंड डुअल डाटा सेंटर, दे ऑल आर मेंट टू एलिमिनेट SPOFs। मतलब ये सारे जो हैं, आप देखो भाई सर्वर क्लस्टर है, बहुत ज़्यादा सर्वर्स हैं, सर्वर बेस काम हो रहा है आपका। अगर एक सर्वर डाउन पे चला जाता है तो बाकी सर्वर तो एक्टिव हो रहेंगे ना, नेटवर्क कनेक्शन तो रहेगा ना, डुअल डाटा सेंटर है, मतलब एक डाटा सेंटर अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो दूसरा तो काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचाती हैं। तो बैकअप ही है एक किस्म का कि हमने अगर एक सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो हमने उसका दूसरा जो है वो बैकअप रखा हुआ है। लाइक एज अडॉप्टर कह लें कि भाई अगर आपका एक अडॉप्टर ख़राब हो जाता है लैपटॉप का या किसी भी चीज़ का, तो आपके पास दूसरा अवेलेबल होगा रन टाइम पे, तो आप उसको यूज़ कर सकेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर आपका फेलियर ही होगा, सिस्टम वक्ती तौर पर आपका सिस्टम अनअवेलेबिलिटी के अंदर चला जाएगा। फेल ओवर, failover is the semi-automatic switch over to a standby system component। सो आपका जो फेल ओवर होता है वो सेमी ऑटोमेटिक स्विच होता है, जो कि आपका जो सिस्टम होता है उसके कंपोनेंट्स होता है either in the same or in other data center upon the failure or abnormal termination of the previous एक्शन सिस्टम कंपोनेंट। फेल ओवर है ना, अगर आप एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, आपके टोटली सिस्टम जो है वो एक्टिव नहीं है, उसकी टर्मिनेशन कर रहा है, अब नॉर्मली काम कर रहा है। एग्जांपल्स आर विंडो सर्वर्स, फेल ओवर क्लस्टरिंग, VMware। जैसे कि हम अगर दूसरे VMware मतलब वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, वर्चुअल मशीन चलानी है, हाई अवेलेबिलिटी वर्चुअल मशीन चलाना चाह रही हूँ मैं, हाई अवेलेबिलिटी एंड ऑन द डाटा लेवल और एकल रियल एप्लीकेशन क्लस्टर रैक। फेल ओवर इज डिस्कस इन दिस चैप्टर और करस्पॉन्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक। सो वो इसके अंदर आता जाएगा। मतलब कि जो आपका फेल ओवर है ना वो सेमी ऑटोमेटिक स्विच ओवर है कि एक सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स उसके सहारे होते हैं। अगर आपका सिस्टम, आपका डाटा सेंटर ही अब नॉर्मल बिहेव करेगा तो आपकी जो सारी परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। Fallback is the manual switch over to an identical standby computer system in a different location। सो आपका जो ये स्विच ओवर होता है मैनुअली हम इसको सेट करते हैं, जैसे हम नेटवर्किंग में करते हैं ना, आप आइडेंटिकली राउटर के अंदर सारी कमांड्स खुद लिख रहे होते हैं, इसी तरह ये डिफरेंट लोकेशन के अंदर टिपिकली हम खुद इसकी रिकवरी कर रहे होते हैं। देयर आर 3 बेसिक फॉर्म ऑफ फॉल बैक सोल्यूशन, हॉट साइट, वार्म साइट, कोल्ड साइट। जिस तरह आप लोगों की बूटिंग होती है हॉट, वार्म और कोल्ड, ठीक है जी। वार्म होता है ना कि हम फोर्सली रीस्टार्ट करते हैं, और कोल्ड साइट होता है कि बस हमने चलाया है और उसको शट डाउन कर दिया है। तो इसी तरह ये भी आपके फॉल बैक्स होते हैं, हम इसकी रिकवरी की बेस पे डिपेंड करता है कि हमने डेप्थ में जाके इसकी रिकवरी करनी है या फिर मैनुअली थोड़ी सी ज़रूरत है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके जी, अब वन बाय वन इसकी एलेबोरेशन देखते हैं। हॉट साइट है, वार्म साइट है और कोल्ड साइट है। हाँ जी, हॉट साइट। हॉट साइट इज़ फुली कन्फिगर्ड फॉल बैक डाटा सेंटर। देखिए वही बात आ गई ना, हॉट साइट क्या होती है, फुली कन्फिगर्ड होती है डाटा सेंटर के अंदर, हर चीज़ इसका बैकअप, हर चीज़ रखी जाती है, फुल एक जो होती है ना विद पावर एंड कूलिंग, हर चीज़ सेट की जाती है। जो आपके इतने बड़े बड़े सर्वर्स हैं उसको मैनेज किया जाता है, तो वो आपके सारे हॉट साइट के अंदर आते हैं। दी एप्लीकेशन आर इंस्टॉल्ड ऑन द सर्वर। सो यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होती हैं आपके सर्वर के ऊपर। देखिए अगर आपने अपने मेन सर्वर को अप टू डेट नहीं रखना तो आपके जितनी भी उसके साथ क्लाइंट्स अटैच हैं वो सारे के सारे जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। स्टाफ एंड ऑपरेटर शुड बी एबल टू वॉक इन द बिगन ऑपरेशन। हर वक्त जो है इसके ऊपर कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई मतलब फैसिलिटी होनी चाहिए कि किसी वक्त भी ये अकेला ना हो, अलोन ना हो। उसको हर वक्त मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एप्लीकेशन एक्यूरेटली मैनेज करना है ऑल द टाइम। ओके जी, वार्म साइट कुड बेस्ट दी डिस्क्राइब एज अ मिक्स बिटवीन अ हॉट साइट एंड कोल्ड साइट। चूँकि ये वार्म है, फुल हॉट नहीं है, वार्म है हल्का हल्का, ठीक है जी। अब हॉट और कोल्ड के दरमियान में होता है। लाइक अ हॉट साइट, द वार्म साइट इज़ कंप्यूटर फैसिलिटी रीडली अवेलेबल विद पावर, कूलिंग एंड कंप्यूटर, बट द एप्लीकेशन देखो पावर, कूलिंग, ETC सब कुछ लाइक एज अ वार्म की तरह होगा, लेकिन जो इसकी एप्लीकेशन है इसके ऊपर हम जो काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर है, मे नॉट बी इंस्टॉल्ड और कन्फिगर्ड। जो वो अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट्स नीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो करना चाहते हैं इंस्टॉल या नहीं। बट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन लिंक्स एंड अदर डाटा एलिमेंट्स दैट कॉमनली टेक अ लॉन्ग टाइम
टू ऑर्डर इंस्टॉल विद दी प्रेजेंट। जब आपने एक सर्विस ले ली तो उसके ऊपर आप इंस्टॉल कर लो, अदरवाइज़ वो सारी चीज़ें उसके पास अवेलेबल हैं। आप एक वेबसाइट के लिए होस्टिंग लेते हो, ठीक है, वो वैसे तो पड़ी हुई है, उसके ऊपर सारा कुछ हुआ हुआ है, वार्म साइट है वो, लेकिन वो कोल्ड मतलब कोल्ड साइट कब बनेगी, प्रॉपर आपकी वार्म साइट कब बनेगी, जब आप उसको बाय करते हैं, उसके ऊपर सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस की एग्जांपल ले लो, वर्डप्रेस के लिए हम एक होस्टिंग ली, फिर उसको हमने उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की, दैट्स ऑल। टू स्टार्ट वर्किंग इन वार्म साइट, तो हम वार्म साइट के ऊपर वर्किंग करने के लिए क्या करते हैं, एप्लीकेशन एंड देयर डाटा विल बी नीड टू रीस्टोर फ्रॉम बैकअप मीडिया एंड टेस्ट इट। अब हम कोल्ड साइट की बात करते हैं। A cold site differs from the other two in that it is ready to equipment to be brought in during the an emergency। जब हमें ज़रूरत है हम तब लेंगे, अदरवाइज़ नहीं ज़रूरत तो हम इसको बाय नहीं करेंगे। बट नो कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ अवेलेबल एट द साइट, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर अवेलेबल नहीं होता। द कोल्ड साइट इज़ अ रूम विद पावर एंड कूलिंग फैसिलिटीज़ बट कंप्यूटर मस्ट बी ब्रॉट ऑन साइट इफ़ नीडेड। जो हम जैसे अपनी होस्टिंग बाय करते हैं वैसे लेंगे, देन हमारा कम्युनिकेशन रेडी होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, और फिर हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, बैकअप्स वगैरह कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फुल कंडक्ट कर सकते हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी उसको ले सकते हैं। सो अ कोल्ड साइट प्रोवाइड्स मिनिमल फॉल बैक प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे मिनिमल फॉल बैक प्रोटेक्शन होती है। इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वेरी लिटिल बजट फॉर फॉल बैक साइट, अ कोल्ड साइट में बी बेटर दैन नथिंग। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉल बैक साइट के लिए लिटिल बजट बस कर रही है, बहुत ज़्यादा कम, तो वहाँ पे कोल्ड साइट में बी बेटर दैन नथिंग, कुछ ना होने से ना कुछ होना बेहतर है। सो वहाँ पे आपकी कोल्ड साइट जो है वो आप कहते हैं ना कम एक्सपेंस में हमें ज़्यादा काम मिल जाए, तो कोल्ड साइट बेटर है उसके लिए। लेकिन वार्म और अगर आप हॉट साइट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, उसमें आपको हर चीज़ मिल रही होती है। सो ये अवेलेबिलिटीज़ के फैक्टर्स थे, जिस इसके अंदर सब फैक्टर्स आए किसके, आपके फॉल बैक के, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्विच ओवर होता है, मैं फॉल बैक होता है ना, आप डिफरेंट लोकेशन के ऊपर अपने सिस्टम को आइडेंटिकल कर रहे होते हैं, स्विच ओवर कर रहे होते हैं, खुद डिज़ास्टर रिकवरी करते हैं। 3 साइट्स देखी हमने, हॉट, वार्म और कोल्ड। ओके, अगला जो पॉइंट है वो बिजनेस कॉन्टीन्यूटी है। Although many measures can be taken to provide high availability, so कुछ measures कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हाई अवेलेबिलिटी रखती हैं और उनको करना चाहिए। The availability of the IT infrastructure can never be guaranteed in all situations। so हम जो भी अवेलेबिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो है वो प्योरिटी, हम किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते कि वो हर टाइम पे अवेलेबल होगी या नहीं। In case of disaster, the infrastructure could become unavailable। so sometimes कुछ situations ऐसी हो जाती हैं कि वो उसकी वजह से unavailabilities अकर हो जाती हैं। In some cases for a longer period of time, और कुछ अनअवेलेबिलिटी तो बहुत लंबी चल जाती हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी इज़ अबाउट आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फेसेस एंड प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स। सो बिजनेस कंटिन्यूटी इसलिए होती है कि ये किसी चीज़ की आइडेंटिटी देती है, शनाख्त करती है थ्रेट की, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है, तो हमें समझ आ रही होती है कि ये बिज़नेस जो है इन्होंने इस चीज़ से डील किया है, इस चीज़ को फेस किया है। बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट BCM एंड डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग DRP आर प्रोसेसेस टू हैंडल द इफ़ेक्ट ऑफ डिज़ास्टर्स। सो ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसा प्रोसेस है जो इन सब डिज़ास्टर्स से को हैंडल करता है, आपकी अनअवेलेबिलिटी को कम से कम करने की कोशिश करता है। सो यहाँ पे बिज़नेस कंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं जिसमें आपकी अभी मैंने आपको बताया BCM DPR। बिजनेस कॉन्टीन्यूटी मैनेजमेंट BCM इज़ नॉट अबाउट IT अलोन। सो यहाँ पे हम अकेला BCM को ये नहीं कह सकते कि वो IT है। इट इंक्लूड्स मैनेजिंग बिजनेस प्रोसेसेस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल एंड वर्क प्लेसेस इन अ डिज़ास्टर सिचुएशन। सो सम टाइम जो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो वहाँ पे हम BCM का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो हमें यहाँ पे वर्क प्लेसेस और पीपल की ज़रूरत होती है। हम रियल टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उस पर लोग होंगे तो वर्क प्लेस है तो लोग आएंगे, अदरवाइज वर्क प्लेस नहीं है तो लोग कहाँ से आएंगे। इट इंक्लूड डिज़ास्टर रिकवरी, बिजनेस रिकवरी, क्राइसिस मैनेजमेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट।
जो एक कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज की जाती हैं। अब बिजनेस कॉन्टीन्यूटी प्लान BCP डिस्क्राइब द मीयर टू बी टेकन व्हेन अ क्रिटिकल इंसिडेंट अगर। तो आपका जो बिजनेस कॉन्टीन्यूटी प्लान होता है वो तब किया जाता है जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। देखिए, जब कोई चीज़ का थ्रेट आता है तो ही इंसान को पता चलता है कि इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, जो भी इसके ऊपर क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं या नहीं करने। अब देखो, कोरोना वायरस है तो पहले नहीं था तो पता ही नहीं था कि ये भी आएगा। जब आया है तो पता चला है ना उसके खिलाफ हमें क्या क्या करना चाहिए, डिफरेंट सिम्टम्स हैं उसकी, हमें प्रिकॉशंस कैसे फुलफ़िल करनी चाहिए। तो इस तरह भी ये भी सिचुएशन ही है, अगर अनअवेलेबिलिटी आएगी नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि सिस्टम में हमने रिकवरी करनी है। So disaster recovery plan DRP contains a set of measures to take in case of a disaster when part of time infrastructure must be accommodated in an alternative location. So यहाँ पे आपका जो disaster recovery plan तब होगा जब आपके पास अल्टरनेटिव लोकेशन अवेलेबल है। देखो भाई, हार्ड डिस्क, अगर हम वैसे जनरल रिकवरी की मैं बात कर रही हूँ, मुझे रिकवरी करनी है तो मेरे पास अगर एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होगी तो मैं उधर किधर रिकवरी करूँगी? कोई लोकेशन होनी चाहिए ना, अल्टरनेट लोकेशन होना चाहिए कि मैं उधर अपना सारा बैकअप जो है वो ले सकूँ। एंड IT डिज़ास्टर इज़ डिफाइंड एज अ इररिपेरेबल प्रॉब्लम इन अ डाटा सेंटर। सो ये प्रॉब्लम जो है वो मोस्ट रिसेंटली क्रिएट होती रहती हैं, अनयूजेबल हैं। इन जनरल डिज़ास्टर कैन बी क्लासीफाइड इन 2 ब्रॉड। सो यहाँ पे 2 ब्रॉड जो हैं इसकी कैटेगरीज के अंदर हैं। फर्स्ट, इन अ नेचुरल डिज़ास्टर सच एज फ्लूड हो गया। देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं ना हम नहीं करते, कुछ चीज़ें नेचुरली अकर हो रही होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हो रही होती हैं। सैलाब आ गया या फिर आंधी आ गई, तूफान आ गया, कुछ भी इसकी वजह से भी सारी चीज़ें आ गई, ज़लज़ला आ गया, इनकी वजह से क्रिएट हो रहे। तो सेकंड कैटेगरी होती है वो आपकी लाइक मटीरियल इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर और बायो टेररिज्म। ये सारी वो चीज़ें हैं आपकी मिस मैनेजमेंट की वजह से आती है। वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस भी देख ली हैं। तो इसके ऊपर सर्वे हुआ है, सर्वे परफॉर्म अंडर द 18 वेरी एक्सपीरियंस IT प्रोफेशनल। उन्होंने फाउंड किया कि अनलाइकली जो वेस्टर्न यूरोप है कि वो उनका जो सिस्टम डाउन हुआ है या जो भी डिज़ास्टर्स अनअवेलेबल हुए हैं या कोई भी क्राइसिस हुए हैं तो वो सारा उसका चार्ट जो है वो दिखाया है उन्होंने। RTO and RPO, two important objectives of disaster recovery planning are the recovery time object। RTO आपका रिकवरी टाइम ऑब्जेक्ट है, दूसरा RPO है वो रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर फोकस की गई हैं। तो आपकी ये फिगर जो है वो इसी चीज़ के बारे में बता रही है। ये देखें, RTO और RPO रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं और रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। ये आपका रनिंग सिस्टम था। मोस्ट रीसेंट डाटा ऑन बैकअप इतना हुआ, ये तब ये फेलियर है। देखिए, जो रिपेयर टाइम होता है ना उतने टाइम पे आपका सिस्टम जो है वो अनअवेलेबल होता है। RPO यहाँ से आपके जो भी क्रिएट हुआ रनिंग सिस्टम में डिफेक्ट्स आए, रीसेंट डाटा बैकअप हुआ, आप रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव ले रहे हो वो। और रिपेयरिंग में जो आपका अनअवेलेबिलिटी होता है वो आपका रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है कि हमें इसको रिकवर करना है। RTO is maximum duration of time within the business process must be restored after a disaster। So आपका RTO तो तभी होगा ना जब आपका सिस्टम फेलियर होगा, अदरवाइज़ तो नहीं ना आप करेंगे। अब अदरवाइज़ वो जब रनिंग स्मूथ में तो फिर क्या ज़रूरत है हमें RTO को जाने की, हमें रिकवरी टाइम करने की क्या ज़रूरत है। So measures like failover and fallback must be taken in order to fulfill the RTO requirement। So यहाँ पे जो आपका फेल ओवर है जो हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था, फेल ओवर और फॉलबैक दोनों में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। सो हमने टाइप्स भी देखी हैं फॉल बैक की और फेल ओवर। ओके स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, आप लोगों को इस डेप्थ में नहीं जाना, इतना रट्टा नहीं मारना। आप लोगों ने क्या करना है, पॉइंट्स लिखें, पॉइंट्स के जो रेलिवेंट डाटा है उसको उसके नोट्स बनाओ ताकि आप लोगों को कल आसानी हो। The RPO is the point in time to which data must be recovered
कंसीडर सम एक्सेप्टेबल लॉस इन अ डिज़ास्टर सिचुएशन। सो यहाँ पे आपका जो पॉइंट है, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे आपकी सिचुएशन जो है एक्सेप्टेबल लॉस हुआ या जो भी हुआ है वो रिकवर हो चुका है आपका डाटा। इट डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ डाटा लॉस, ये आपको बताता है कि आपका जो अमाउंट ऑफ डाटा लॉस हुआ है एक बिजनेस के अंदर इज विलिंग टू एक्सेप्ट इन केस ऑफ डिजास्टर मेजर टाइम। फॉर इंस्टेंस व्हेन ईच डे आ बैकअप इज़ मेड ऑफ ऑल डाटा। सो आपका जो भी इंस्टेंस है वो ईच डे आपका डाटा को बैकअप करता रहेगा, डिस्ट्रॉय जो भी डाटा हुआ है 24 आवर रिकवरी पॉइंट पे लगा रहेगा। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा लॉस बिटवीन द लास्ट बैकअप एंड ऑकरेंस देयर डिज़ास्टर, वो उस चीज़ को भी देखेगा कि मैक्सिमम लॉस आपका पहले कब हुआ था और बाद में कब हुआ है, हर चीज़ को वो प्रिडिक्ट करता है। तो हमने ये प्रीवियस भी सारे फार्मूलाज देख लेते हैं अनअवेलेबिलिटीज़ के। दी लोअर द RPO और डिफरेंट बैकअप रिटाइम कुड बी इम्प्लीमेंटेड। सो यहाँ पे रिजेक्ट पॉइंट जो है बैकबोन पॉइंट जो है मेन पॉइंट है उसको बनाया जाएगा ताकि आपकी जो रिकवरीज हैं वो परफेक्ट हो सकें और आपका जो अनअवेलेबिलिटी है उसको कम किया जा सके। ओके जी स्टूडेंट्स, हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परफॉर्मेंस कॉन्सेप्ट, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आज के लेक्चर में आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही बताए हैं, अनअवेलेबिलिटीज़ के फैक्टर्स बताए हैं, फिर अवेलेबिलिटीज़ के फैक्टर्स बताए हैं। सो आप लोगों ने कॉपी पेंसिल के ऊपर वर्क करना है ताकि आप लोगों को पता चले कि ये पॉइंट्स हमने किए हैं। फिर आप लोग एंड पे पूछ रहे होते हैं कि मैडम क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं, तो कुछ भी आपने स्किप नहीं करना। आप लोगों को पता है पेपर आपका थ्रू आउट ऑनलाइन होता है तो वो कुछ भी दे सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, बी केयरफुल टू लिसन योर लेक्चर ऑन यूट्यूब and mention your comments like your roll number। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।